हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल MK स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र से लेकर सेलुक तक शासक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाकर वो क्लास देखोगे तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों इस क्लास में हम कक से लेकर मंडोर शाखा, गुर्जर प्रतिहार के मंडोर शाखा है उसमें अंतिम शासक तक हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि दोस्तों हम जब भी क्लास को अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है, तो मंडोर शाखा का जो अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? कक बनता है। कक। दोस्तों कक की जानकारी मिलती है कि ये कक है जो भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश है। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय उसका शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज। ये वत्सराज का सामंत हुआ करता था। वत्सराज का सामंत हुआ करता था। दोस्तों कक की जानकारी मिलती है कि ये भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश है। दोस्तों अभी हम मंडोर शाखा पढ़ रहे हैं, जब हम भीनमाल शाखा पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों आ जाएगा वत्सराज। तो ये वत्सराज का सामंत हुआ करता था, ठीक है। और दोस्तों जो कक है इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष, दोस्तों ये तो है बंगाल, ये दक्षिणी राष्ट्र और ये है हमारा राजस्थान। तो दोस्तों इस क्षेत्र में तो हमारे प्रतिहार थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। और ये जो क्षेत्र है बंगाल वाला क्षेत्र, दोस्तों इस क्षेत्र में पाल वंश था। कौन सा वंश था? पाल वंश। और जो ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र था राष्ट्रकूट। दोस्तों इन तीनों के बीच में एक संघर्ष हुआ था, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर, ठीक है। दोस्तों एक कन्नौज एक अच्छा स्थान था, इसलिए इन तीनों ने इस कन्नौज को जीतने के लिए आपस में संघर्ष किया। इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। तो दोस्तों जो प्रतिहार वंश में जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया था? वत्सराज ने। सर्वप्रथम वत्सराज ने भाग लिया था। तो प्रतिहार वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध में लिए कौन लड़ रहे थे? वत्सराज। वो दक्षिण में कौन थे? दक्षिण में थे हमारे ध्रुव। और बंगाल में जो पाल वंश था वो पाल वंश में था धर्मपाल। तो दोस्तों कक ने भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वत्सराज का संबंध हुआ करता था। तो दोस्तों ये वत्सराज है, ठीक है। प्रतिहार में जो भीनमाल शाखा है या उसका उसमें शासक था। तो दोस्तों ये कन्नौज के लिए भी लड़ रहा था। वो ये धर्मपाल है बंगाल का, यह भी कन्नौज के लिए लड़ रहा था। वो ये राष्ट्रकूट दक्षिण क्षेत्र है, राष्ट्रकूट है, वो उनका शासक कौन था? ध्रुव। यह भी कन्नौज के लिए लड़ था। तो दोस्तों ये तीनों के बीच में जो संघर्ष था इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और दोस्तों जो वत्सराज जो संघर्ष करने के लिए मतलब धर्मपाल से युद्ध करने के लिए गया था, वो कौन सा युद्ध था? मुंगेर का युद्ध। तो दोस्तों मुंगेर के युद्ध में कक भी भाग लिया था। तो दोस्तों इस युद्ध में धर्मपाल को हरा दिया था। तो दोस्तों मुंगेर के युद्ध में कक ने
वत्सराज की तरफ से भाग लिया था। वत्सराज की तरफ से लड़ा था और मुंगेर के युद्ध को जीत लिया था। मुंगेर के युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, तो दोस्तों अभिलेख में जो कक्की जानकारी मिलती है, तो क्या जानकारी मिलती है कि ये भीनमाल के गुजर प्रत्यार वत्सराज का संबंध हुआ करता था। वो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और मुंगेर के युद्ध में कक ने वत्सराज की तरफ से लड़ा था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष एक ही हो गया, मुंगेर का युद्ध। तो दोस्तों मुंगेर के युद्ध में इस धर्मपाल को हरा दिया था और मुंगेर के युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, और दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे और भीनमाल साका पढ़ेंगे, उस समय हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बस ऐसे ही याद रखना है कि कक ने भीनमाल के जो शासक था वत्सराज, उसका संबंध हुआ था और इन्होंने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था और मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को हराया था। ठीक है, यानी कि यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कक ने। और दोस्तों कक के बारे में और पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूँ। तो दोस्तों कक के बारे में जानकारी मिलती है कि ये व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था। कक व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था और ये काव्य रचना में निपुण था। यह भी याद रखना है कि कक है जो व्याकरण और ज्योतिष का भी ज्ञाता था, काव्य रचना में निपुण था। ठीक है, और दोस्तों कक की दो रानियां थी, दो बाटी रानियां थी। एक का नाम है पद्मिनी, एक का नाम था बाटी पद्मिनी और दूसरी रानी थी दुर्लभ देवी। ठीक है, कक व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता था, काव्य रचना में निपुण था। कक की दो बाटी रानियां थी। ठीक है, बाटी रानी पद्मिनी और बाटी रानी दुर्लभ देवी। ठीक है, दुर्लभ देवी है। दोस्तों जो कक था इसकी पद्मिनी रानी थी, तो दोस्तों इस पद्मिनी रानी से बहुत पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, और दुर्लभ देवी थी, इस रानी से ककुक पैदा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो मंडोर शाखा का जो शासक बनता है कक बनता है। कक जो व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता था, काव्य रचना में निपुण था। इसकी दो बाटी रानियां थी, पद्मिनी और दुर्लभ देवी। जो पद्मिनी रानी थी, बाटी रानी पद्मिनी थी, उससे बाहुक नाम का पुत्र पैदा हुआ और दुर्लभ देवी थी उससे जो ककु नाम का पुत्र पैदा हुआ था। तो जो कक के बाद जो मंडोर शाखा का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? बाहुक बनता है। तो अब हम बाहुक के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बाहुक। तो दोस्तों मंडोर शाखा का जो अगला शासक बनता है वो बाहुक बनता है। तो दोस्तों बाहुक किसका पुत्र था? कक का था। ठीक है, वो ये पद्मिनी का पुत्र था। तो दोस्तों बाहुक ने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, बाहुक प्रशस्ति। दोस्तों ये प्रशस्ति कब की है? 837 ईस्वी की। ठीक है, बाहुक ने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, बाहुक प्रशस्ति ये कब की है? 837 ईस्वी की। तो दोस्तों इस प्रशस्ति के बारे में मैंने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जाकर वो क्लास देख लो, ताकि दोस्तों ये मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों बाहुक प्रशस्ति कब की है? 837 ईस्वी की। किसने लिखवाई है? बाहुक ने लिखवाई है। ठीक है, और दोस्तों जो बाहुक प्रशस्ति है ये इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसमें हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली मिलती है यहाँ से, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली मिलती है, यानी कि कौन किसके बाद राजा बना, उसके बाद कौन राजा बना। तो दोस्तों इनकी जानकारी हमें बाहुक प्रशस्ति मिलती है। ठीक है, तो बाहुक प्रशस्ति में हमें
गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है, वंशावली मिलती है। कहाँ से कहाँ तक मिलती है दोस्तों? ये वंशावली हमें मिलती है राजा हरिश्चंद्र से, हरिश्चंद्र से लेकर बाहु तक इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि बाहु प्रशस्ति है तो दोस्तों ये बाहु प्रशस्ति इसी के समय तक लिखवाएगा। आगे की जानकारी ये थोड़ी जानता है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसकी जानकारी हरिश्चंद्र से लेकर बाहु तक की वंशावली मिलती है, वंशावली मिलती है। ठीक है। और इस प्रशस्ति में यह भी जानकारी मिलती है कि बाहुक ने इसने भुवकुंभ के युद्ध में मयूर नामक राजा को हराया था। तो दोस्तों ये भुवकुंभ कौन सा युद्ध है दोस्तों, इनकी जानकारी भी हमें अभिलेख में नहीं मिलती है। सिर्फ इसमें ऐसा लिखा है कि इसने भुवकुंभ के युद्ध में मयूर नामक राजा को हराया था। और बाहु प्रशस्ति में ये भी जानकारी मिलती है। ठीक है। इस प्रशस्ति में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि बाहुक ने मंडोर में प्रशस्ति लिखवाई है, तो दोस्तों बाहु प्रशस्ति में ये भी जानकारी मिलती है कि बाहुक ने मंडोर में प्रशस्ति लिखवाई है। ठीक है। जो विष्णु मंदिर में थी पहले, अभी वो दोस्तों जोधपुर शहर के शहर नाम में लगी हुई हैं। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना कि बाहु प्रशस्ति कब की है, 837 की। बाहुक में इस बाहु प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली कहाँ से कहाँ तक मिलती है? तो राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाहुक यानी ये खुद राजा बाहुक तक की इसकी वंशावली मिलती है। किसमें? बाहु प्रशस्ति में। और इस प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है कि इसने भुवकुंभ के युद्ध में मयूर नामक राजा को हराया था। ठीक है। और इसने बाहुक ने मंडोर में प्रशस्ति लिखवाई है। कौन सी? बाहु प्रशस्ति जो है पहले विष्णु मंदिर में थी, अभी वो कहाँ पर है? जोधपुर शहर के शहर नाम में लगी हुई है। ठीक है। तो बाहुक शासक है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि दोस्तों बाहु प्रशस्ति पढ़ाई थी मैंने, तो उस समय मैंने बाहुक नामक राजा के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है। अब दोस्तों हम इसके बाद जो राजा बनता है वो है ककुक। तो ककुक के बारे में पढ़ते हैं। इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं ककुक यानी कि मंडोर शाखा का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? ककुक। दोस्तों ये ककुक बाहु का भाई है और ये कक का पुत्र था। ठीक है। दोस्तों बाहुक ने भी एक प्रशस्ति लिखवाई थी और ककुक ने भी अभिलेख लिखवाए थे। कौन से अभिलेख? कंटियाला का अभिलेख, अभिलेख। ये अभिलेख कब का है? ये 861 ईस्वी का है। दोस्तों कंटियाला अभिलेख और बाहु प्रशस्ति, ये जो पिछली क्लास है इसमें मैंने अच्छे से समझा दिया। दोस्तों जो इस कंटियाला अभिलेख है इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें यही जानकारी, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है। कहाँ से कहाँ तक मिलती है? तो हरिश्चंद्र से लेकर ककुक तक। बाहुक प्रशस्ति में बाहुक तक थी, ककुक ने जो अभिलेख लिखवाए तो इसकी भी जानकारी देगा ना। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली मिलती है वो हरिश्चंद्र से लेकर ककुक राजा तक मिलती है इस घंटियाला अभिलेख में। और दोस्तों ये घंटियाला अभिलेख है, इसमें घंटियाला नामक स्थान को कौन सा नाम दिया है? रोहिंसकूप।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। जो रोइंसकुंप है ये मतलब किसका नाम है, ये घंटियाला का नाम है। ये कौन से मतलब बेलेग में मिलता है, तो ये घंटियाला बेलेग में घंटियाला को रोइंसकुंप नाम दिया है। ठीक है, घंटियाला को रोइंसकुंप नाम दिया है। और दोस्तों घंटियाला बेलेग में ये भी जानकारी मिलती है कि जो ककू का जो लोकप्रिय क्षेत्र था, मरु, मांड, तमणी और अज तथा गुजरात क्षेत्र का लोकप्रिय था, ककुक मरु, मांड, तमणी और अज तथा गुजरात क्षेत्र का लोकप्रिय था। ये भी जानकारी दोस्तों इसमें मिलती है। यानी कि दोस्तों ये ककुक नाम का राजा था, ये मरु क्षेत्र में, मांड में, तमणी में, अज में, गुजरात में दोस्तों इनका राज्य विस्तार हुआ था और इसी क्षेत्र से लोकप्रिय भी हुआ था। तो दोस्तों इसकी जानकारी भी इसमें मिलती है। ठीक है, ये इस क्षेत्र का लोकप्रिय था। और दोस्तों ककुक ने वर्णनालय मंडल में बिलों को जलाकर बिलों के उपद्रव को शांत किया था। यानी दोस्तों वर्णनालय स्थान है, वहां पर बेल भी हुआ करते थे उस समय में। तो दोस्तों ककुक ने वर्णनालय मंडल में बेलों के पालों को जलाकर बेलों के उपद्रव को शांत किया था। यानी कि इस क्षेत्र में बेल भी उपद्रव करते थे, तो दोस्तों ककुक ने बेलों के उपद्रव को शांत किया था। ठीक है, वो बेलों के पालों को जलाकर। तो दोस्तों जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो दोस्तों बेलों के पाल को क्या बोलते हैं दोस्तों, बेलों के जो छोटा कस्बा हुआ क्षेत्र होता है उसको पाल बोलते हैं। तो यानी कि बेलों के पालों को जलाकर इन्होंने ये बिलों के उपद्रव को शांत किया था। और दोस्तों ककुक ने रोइंसकुंप यानी घंटियाला के निकट बाजार लगाकर महाजनों को यानी कि बाणियों को बसाया। और दोस्तों ककुक के घंटियाला बेलेग में यह भी जानकारी मिलती कि ककुक ने घंटियाला यानी रोइंसकुंप और मंडोर में विजय स्तंभ लगवाए। ठीक है, तो दोस्तों ककुक ने घंटियाला बेलेग कब लिखवाया था, 861 ईस्वी में। ठीक है, इस अभिलेख में गुजर प्रत्यार वंश की वंशावली मिलती है। कहाँ से कहाँ तक मिलती है, तो राजा हरिश्चंद्र से लेकर ककुक नामक राजा तक मिलती हैं। ठीक है, और इस अभिलेख में जो घंटियाला क्षेत्र है इसको रोइंसकुंप नाम दिया है। ठीक है, घंटियाला क्षेत्र को रोइंसकुंप नाम दिया है। ठीक है, और ककुक ने मरु, मांड, तमणी और अज तथा गुजरात क्षेत्र को लोकप्रिय माना है। ठीक है, ये इसमें जानकारी मिलती है कि ककुक इस क्षेत्र का लोकप्रिय था। और दोस्तों ककुक ने वर्णनालय मंडल में बेलों के पालों को जलाकर बेलों के उपद्रव को शांत किया था। यानी कि इस क्षेत्र में बेल भी उपद्रव करते थे, तो दोस्तों इन्होंने बेलों के पालों को जलाकर इन्होंने बेलों के उपद्रव को शांत किया। और दोस्तों ककुक ने रोइंसकुंप यानी घंटियाला के निकट बाजार बसाकर महाजनों को बसाया था कि तुम यहाँ पर व्यापार करो।
और दोस्तों कक्कू के घटियाला अभिलेख में यह भी जानकारी मिलती है कि रोहिंसकुप और मंडोर में, यानी कि घटियाला और मंडोर में कक्कू ने विजय स्तंभ लगवाए थे। तो दोस्तों गुजर प्रत्यार वंश की जो मंडोर शाखा है उसमें दोस्तों कब तक राजाओं की वंशावली मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों हम गुजर प्रत्यार के जितने भी शासक हमने पढ़े हैं उनका हम जल्दी से एक रिविजन कर लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों गुजर प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा, मंडोर शाखा। तो दोस्तों मंडोर शाखा का जो संस्थापक या गुजर प्रत्यार वंश का जो मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन था गुजर प्रत्यार वंश का? तो दोस्तों गुजर प्रत्यार वंश का था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र दोस्तों इनकी एक उपाधि है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं बताई अभी बता रहा हूँ। रोहिलिदी, रोहिलिदी। ठीक है, हरिश्चंद्र की उपाधि है रोहिलिदी। ये योग क्रिया में निपुण था। उसके बाद दोस्तों हरिश्चंद्र के बाद शासक कौन बनता है? ये हमारा बनता है रजिल। रजिल। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे क्षत्रिय रानी से, रजिल, भोगभट, कक और दत्त। तो दोस्तों रजिल के, हरिश्चंद्र के बाद रजिल शासक बनता है। रजिल के बाद कौन बनता है? नरभट्ट। नरभट्ट। इसकी एक उपाधि है पहला पहली। ठीक है, नरभट्ट। हरिश्चंद्र के बाद रजिल, रजिल के बाद नरभट्ट, नरभट्ट के बाद शासक बनता है हमारे नागभट्ट प्रथम। प्रथम दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बात बताना भूल गया। नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता को किसने बनाया? किसने बनाया था दोस्तों? वो है नागभट्ट प्रथम। यानी कि दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने मंडोर राजधानी थी, पहले इन सबकी राजधानी मंडोर थी। तो दोस्तों मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता को किसने बनाया था? तो दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को नाग भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 2 पुत्र हुए थे, तात और भोज। तो दोस्तों तात ने संन्यास ले दिया, उसके बाद शासक कौन बनता? भोज। तो दोस्तों अगला जो शासक बनता है कौन बनता है? भोज। भोज की जानकारी भी दोस्तों अभिलेख में नहीं मिलती है। उसके बाद कौन बनता है? यशोवर्धन। यशोवर्धन दोस्तों इनकी भी जानकारी अभिलेखों में नहीं मिलती है। तो इसके बाद शासक कौन बनता है? चंदुक। इसकी भी जानकारी कोई खास नहीं है। इसके बाद कौन बनता है? सिलुक। ठीक है, सिलुक के बाद दोस्तों शासक कौन बनता है? कक। ठीक है, ये कक है जो वत्सराज का संबंध हुआ करता था भीनमाल के वत्सराज से। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को भी हराया था कक ने। दोस्तों कक के 2 पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने मतलब 2 बाटी रानी से शादी की थी, एक तो बाटी पद्मिनी और एक बाटी रानी दुर्लभ देवी। तो बाटी रानी पद्मिनी से तो बाहुक पैदा हुआ और दुर्लभ देवी से ककुक नाम का राजा पैदा हुआ था। तो दोस्तों कक के बाद शासक कौन बनता था? हमारे बाहुक। दोस्तों बाहुक को भी हमने पढ़ लिया है, इसमें बाहुक पर स्थिति लिखवाई थी 837 में। और दोस्तों बाहुक के बाद कौन राजा बनता है? ककुक। और दोस्तों ककुक ने भी एक प्रसिद्ध लिखवाई थी, कब लिखवाई थी? 837 में। कौन सी से दोस्तों? घटियाला अभिलेख। उसको दोस्तों अभिलेख भी बोल सकते हैं, प्रशस्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ककुक ने घटियाला अभिलेख लिखवाया था। तो दोस्तों गुजर प्रत्यार वंश की जो मंडोर शाखा है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं मानता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको और बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों एक अभिलेख है चरई अभिलेख। चरई अभिलेख दोस्तों, ये चरई अभिलेख कब का है? ये हमारे 936 ईस्वी का। ठीक है, तो दोस्तों चरई अभिलेख कब का है? 936 ईस्वी का। तो दोस्तों जो चरई अभिलेख है ये कौन से वंश से संबंधित हैं? ये कौन से वंश से संबंधित हैं? संबंधित हैं दोस्तों, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है, संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चरई अभिलेख कौन से वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये गुजर प्रत्यार वंश से संबंधित है। गुजर प्रत्यार वंश से
संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली जो हमें जानकारी मिलती है वो ककोक यानी घंटियाला बेलग और बाबू प्रसाद से मिलती है, बाकी की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो दोस्तों जो चेरैया बेलग है 937 ईस्वी का, तो दोस्तों ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। ठीक है, दोस्तों जो चेरैया बेलग हैं इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये चेरैया बेलग किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ठीक है, ये दोस्तों ये ध्यान में रखना है, चेरैया बेलग। ठीक है, और इस चेरैया बेलग में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश जो दुर्लभ राज है ना उसके पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। और दोस्तों पहले हमने पढ़ा था बाबू प्रशस्ति और घंटियाला बेलग में, तो दोस्तों इसमें जानकारी ककोक तक जानकारी मिलती है, उसके बाद दोस्तों इसमें जानकारी नहीं मिलती है। और दोस्तों बाद में इसकी एक जानकारी मिलती है चेरैया बेलग, तो दोस्तों चेरैया बेलग भी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। वो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जो शासक है दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। ठीक है, और दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था इंद्रा, ये दोस्तों ये जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन जब हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे उसमें जानकारी मिलती है कि इंद्रा ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था इंद्रा ने दोस्तों जो मंडोर को राव चुंडा ये राठौड़ वंश का था, राव चुंडा को दहेज में दे दिया था, मंडोर को दे दिया था, मंडोर को राव चुंडा को राठौड़ वंश को दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है उनको अच्छे से पढ़ लिया है, और दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।